बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, हम एरिस्टोटल के थ्योरी ऑफ रेवोल्यूशन को आज हम डिस्कस करेंगे कि यानी कि एरिस्टोटल ने रेवोल्यूशन के ऊपर उसने क्या बातें की हैं। सबसे पहले तो हम देखेंगे कि रेवोल्यूशन होता क्या है एरिस्टोटल की ज़ुबान में। एरिस्टोटल कहता है कि अगर एग्जिस्टिंग सिस्टम के अंदर या एग्जिस्टिंग कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर अगर किसी भी किस्म की तब्दीली आती है तो इस चीज़ को हम रेवोल्यूशन कहते हैं। मिसाल के तौर पर कि अगर किसी मुल्क के अंदर या किसी स्टेट के अंदर वहाँ पर मोनार्की थी और उस मोनार्की को डेमोक्रेसी के साथ चेंज कर दिया गया तो इस चीज़ को हम रेवोल्यूशन का नाम देंगे। जनरली तौर पर सिर्फ दो ही वजूहात हैं यानी कि जो रेवोल्यूशन का काज का यानी कि जनरल काजी जो हैं, यानी कि बुनियादी तौर पर दो ही सिर्फ वजूहात हैं, लेकिन आगे मज़ीद वजूहात जो हैं वो भी बयान की गई हैं। सबसे पहली वजह है कि इक्वलिटी, लोग जो हैं वो इक्वलिटी चाहते हैं। इसमें हो सकता है कि कुछ लोग जो हैं बाय प्रपोर्शन यानी कि आबादी के लिहाज से उनके हकूक़ उनको ना मिल रहे हों, लिहाजा वो अपने हकूक़ हासिल करने के लिए रेवोल्यूशन लेकर आते हैं। और नंबर दो के ऊपर है जस्टिस। लोग जो हैं बाज़ औक़ात ये समझ रहे होते हैं कि उनको उनकी ड्यूज़ जो हैं यानी कि उनको उनके जो राइट्स हैं वो नहीं दिए जा रहे और वो अपने राइट्स लाने के लिए, जस्टिस कायम करने के लिए जो है वो रेवोल्यूशन लेकर आते हैं। अब हम कुछ पार्टिकुलर काजेज़ की बात करते हैं जो अमूमी तौर पर ये भी वजह बन सकते हैं। नंबर वन के ऊपर है डिज़ायर फॉर गेन एंड प्रॉफिट, कि हो सकता है कि मज़ीद कुछ हासिल करने की या प्रॉफिट कमाने की भी किसी के अंदर अगर ख्वाहिश हो तो वो भी रेवोल्यूशन जो है वो सबब इसका बन सकता है। नंबर दो के ऊपर है यूनिवर्सल डिज़ायर फॉर ऑनर, मतलब इज़्ज़त हासिल करने को यानी कि यूनिवर्सल डिज़ायर होना यानी कि ऑनर मिलना या इज़्ज़त मिलने के लिए ये चीज़ें भी जो है वो इफ़ेक्ट कर सकती हैं। फिर है होल्डिंग एब्सोल्यूट सॉवरन पावर बाय एन इंडिविजुअल और ग्रुप एंड क्रिएट फियर इन माइंड्स ऑफ सब्जेक्ट। यहाँ पर यह भी हो सकता है कि अगर खुदा न खास्ता मतलब कोई एक सॉवरन पावर है और वो सिर्फ़ और सिर्फ एक पार्टी या एक इंडिविजुअल के हाथ में है और इसने लोगों के अंदर एक डर जो है वो कायम किया हुआ है, तो ये चीज़ भी जो है मतलब रेवोल्यूशन लाने का सबब बन सकती है। इसके अलावा अनड्यू हेजिमनी ऑफ इंडिविजुअल काज ग्रेट स्टायर ऑफ इन द हार्ट ऑफ सबड्यूअल पीपल, मतलब अगर किसी एक इंडिविजुअल की हेजिमनी सबसे ज़्यादा है यानी कि उसकी जो है डोमिनेंसी पूरी सोसाइटी में दूसरे लोगों से ज़्यादा है, तो ये चीज़ भी जो है लोगों के अंदर उनको स्टायर अप कर सकती है कि वो अपने हक़ को लेने के लिए आवाज़ को बुलंद करें और रेवोल्यूशन जो है वो लेकर आएँ। इसके अलावा किसी भी किस्म की अनइक्वल इंक्रीज़ ऑफ पावर एंड वेल्थ इन एनी पार्ट ऑफ द स्टेट, अगर स्टेट के किसी भी हिस्से में डिसप्रपोर्शनेट इंक्रीज़ ऑफ पावर होती है या वेल्थ होती है, मतलब दौलत की या पावर की गैर मुनसिफाना तकसीम जो है ये भी रेवोल्यूशन ला सकती है। इसके अलावा अनफेयर इलेक्शन और मॉरल डिग्रेडेशन इन द सिलेक्शन ऑफ पीपल, मतलब लोगों को सिलेक्ट करने के हवाले से, उनको इलेक्ट करने के हवाले से अगर इलेक्शन में जो इलेक्शन होते हैं उनमें यानी कि रिगिंग की जाती है या वहाँ पर अखलाकियात जो हैं उनको पामाल किया जाता है, तो ये चीज़ें भी रेवोल्यूशन ला सकती हैं। जिसके अलावा अनड्यू फेवरेटिज़म एंड केयरलेसनेस इन पब्लिक ऑफिसेस, यानी कि जो गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूशंस होते हैं, जो पब्लिक ऑफिसेस होते हैं, अगर वहाँ पर कुछ लोगों को फेवरेटिज़म दी जाती है, कुछ को नहीं दी जाती, कुछ के साथ केयरलेसनेस का बर्ताव किया जाता है या स्टेट के इंस्टीट्यूशन के अंदर ही मुल्की मामलात या नेशनल इंटरेस्ट को पामाल किया जाता है, तो ये चीज़ भी जो है रेवोल्यूशन ला सकती है। नेक्स्ट है टू मच कॉन्सनट्रेटेड पावर इन वन हैंड फॉर पॉलिटिकल गेंस, मतलब बहुत ज़्यादा जो पावर है वो यानी कि पॉलिटिकल गेंस के लिए बहुत ज़्यादा पावर सिर्फ एक ही हाथ में आ जाना, मतलब एक ही हाथ में अगर बहुत ज़्यादा पावर आ जाती है और वो अपने पॉलिटिकल फ़वायदे हासिल करने लग जाते हैं, तो ये चीज़ भी रेवोल्यूशन ला सकती है। फिर है डिसिमिलैरिटी ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स, मिसाल के तौर पर अगर एक मिक्स कल्चर है पाकिस्तान जैसे मुल्क के अंदर, तो यहाँ पर अगर मुख्तलिफ एलिमेंट्स के दरमियान सिमिलैरिटी की बजाय डिसिमिलैरिटी को प्रमोट किया जाता है मुख्तलिफ एलिमेंट्स के दरमियान, तो इसमें भी कुछ गिरोह जो हैं वो रेवोल्यूशन लाने की ज़िद कर सकते हैं। उसके बाद है राइवलरीज ऑफ डिफरेंट रेसेस इन स्टेट डायनेस्टिक कॉन्फ्लिक्ट्स, मतलब जो रियासती कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं वहाँ पर मुख्तलिफ़ किस्म की जो रेसेस हैं वो भी आपस में यानी कि राइवलरीज करके जो है इस चीज़ को रेवोल्यूशन को ला सकती हैं। फिर है फ्री इमिग्रेशन ऑफ आउटसाइडर्स रेसेस
फ्रॉड एंड डिसीट वगैरह, यानी कि ये चीज़ें भी जो हैं वो इसमें शामिल हो सकती हैं कि इमिग्रेशन का जो प्रोसेस है वो बहुत ज़्यादा आसान कर दिया जाता है, बाहर वाले लोगों को अपने मुल्क में आने की इजाज़त दी जाती है, और ये भी चीज़ें। इसके अलावा मतलब फ्रॉड भी हो गया, डिसीट हो गया, फोर्स हो गया, क्विरियन हो गया, ये चीज़ें भी जो है रेवोल्यूशन जो है वो ला सकती हैं। अच्छा जी, अब हम बात करते हैं रेमेडीज़ फॉर रेवोल्यूशन कि एरिस्टोटल जो है वो रेवोल्यूशन के लिए क्या क्या रेमेडीज़ जो है वो हमें देता है। वो पहले नंबर पर ये कहता है कि आपको पावर को मेंटेन रखना होगा, मतलब अबंडेंट पॉलिटिकल पावर शुड नॉट कंसंट्रेटेड इन द हैंड्स ऑफ वन मैन और वन क्लास। वो कहता है कि सिर्फ एक इंसान या एक पार्टी को बहुत ज़्यादा पावर जो है वो नहीं देनी चाहिए, बल्कि पावर जो है वो मेंटेन होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। लिहाजा इससे आप रेवोल्यूशन से बच सकते हैं। फिर नंबर 2 के ऊपर है इक्वलिटी। जितनी भी क्लासेस हैं स्टेट में या जितनी भी सोसाइटी के अंदर क्लासेस हैं, सबको इक्वल ट्रीटमेंट देनी चाहिए, सबको इक्वल जो है वो राइट्स मिलने चाहिए, चाहे वो इकोनॉमिक इक्वलिटी हो, सोशल इक्वलिटी हो, पॉलिटिकल इक्वलिटी हो। फिर है नो फेवरेटिज्म और नेपोटिज्म, मतलब किसी भी किस्म की किसी भी बंदे को फेवरेटिज्म या नेपोटिज्म जो है वो उससे अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि इससे जो है मतलब ऑफिस के अंदर इनइक्वलिटीज़ पैदा होती है और ये जो है दरअसल लोगों को बगावत करने पर मजबूर कर देती है। इसके अलावा लोगों को जो डिप्रेस सोसाइटीज़ हैं या जो इन्फीरियर क्लासेस हैं उनको पॉलिटिकल राइट्स जो हैं वो देने चाहिए। अच्छा जी, उसके बाद एरिस्टोटल कहता है कि अकाउंटेबिलिटी ऑफ पॉलिटिशियंस, कि जो पॉलिटिशियंस हैं, जो सियासतदान हैं, उनकी अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। अगर वो किसी भी किस्म की रिश्वत लेते हैं या किसी भी किस्म की कोई जो दूसरी ग्रेटिफिकेशंस वगैरह हैं अगर वो लेते हैं तो उनकी अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। नंबर 6 के ऊपर है प्रॉपर अरेंजमेंट ऑफ इंटरनल एडमिनिस्ट्रेशन, कि जो अंदरूनी एडमिनिस्ट्रेशन है यानी कि ब्यूरोक्रेसी जो है उसको मेंटेन किया जाए, ताकि अंदरूनी तौर पर जो सोशल स्टेबिलिटी है उसको यानी कि मतलब सोशली तौर पर स्टेबिलिटी आए और पॉपुलैरिटी जो है वो गेन हो, जिसकी वजह से लोगों में बगावत पैदा होने के जो नुकसान यानी कि चीज़ें हैं उनको कम किया जा सके। इसके अलावा प्रॉपर एजुकेशन टू सिटीजन्स, जो मतलब रिहायशी हैं या जो शहरी हैं उस स्टेट के, उनको बाकायदा तौर पर तालीम दी जाए, इक्वली तौर पर उनको एक एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं वो दी जाएँ। इसके अलावा इक्वल प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, मसलन सियासत के अंदर, पॉलिटिक्स के अंदर जो यानी कि जिन जिन क्लासेस की इक्वल रिप्रेजेंटेशन नहीं हो रही उनकी रिप्रेजेंटेशन जो है वो इक्वली तौर पर की जाए। मतलब आबादी के लिहाज से अगर यानी कि जिस भी क्लास के लोग ज़्यादा हैं उनको वहाँ पर रिप्रेजेंटेशन भी उतनी ही ज़्यादा दी जाए। इसके बाद रूल ऑफ लॉ होना चाहिए, कानून जो है वो कानून हो, वो सब के लिए इक्वल हो, किसी भी किस्म की ला कानूनियत जो है या एनार्की जो है उसको इजाज़त नहीं होनी चाहिए, इवन के छोटे से छोटे मैटर के अंदर भी। इसके अलावा है वेल ट्रीटमेंट ऑफ इन्फीरियर क्लासेस, कि जो डिप्रेस क्लासेस हैं या जो इन्फीरियर क्लासेस हैं उनकी अच्छी तरह ट्रीटमेंट करनी चाहिए, चाहे किसी भी किस्म की गवर्नमेंट हो, डेमोक्रेसी हो, टायरानी हो, ओलिगार्ची हो या टोटलिटेरियन हो, जिस भी किस्म की गवर्नमेंट हो, वहाँ पर जो इन्फीरियर क्लासेस हैं उनको उनके हकूक़ मिलने चाहिए। अच्छा जी, अब जहाँ पर वो कुछ टिप्स भी देता है, वो कहता है कि जिस तरह ओलिगार्ची गवर्नमेंट होती है या जो टायरानी गवर्नमेंट होती है, इसको स्टेबल रखने के लिए, यहाँ पर रेवोल्यूशन को बचाने के लिए कौन कौन से मेथड जो हैं वो अपनाए जा सकते हैं। सबसे पहले तो एरिस्टोटल ये कहता है कि ऐसी गवर्नमेंट को बचाने के लिए स्पाइस को हायर करना चाहिए, मतलब उन लोगों को हायर करना चाहिए जो दूसरे लोगों के ऊपर नज़र रखें, जो उन लोगों को ट्रेस करें जो स्टेट के साथ डिसलॉयल हों। अच्छा जी, उसके बाद एरिस्टोटल ये कहता है कि अगर हम रेवोल्यूशन से बचना चाहते हैं तो हमें अग्रेसिव पॉलिसी जो हैं उनको फॉलो करना होगा, मतलब उन लोगों के लिए ख़ास तौर पर अग्रेसिव पॉलिसी जो हैं वो बनानी होंगी कि जो स्टेट के ख़िलाफ़ किसी भी किस्म के रेवोल्यूशन या बगावत करने के ऊपर लोगों को उकसाते हैं। इसके अलावा नंबर 3 के ऊपर है फ़ियर, कि लोगों को ये वार्निंग देनी चाहिए कि मतलब आहिस्ता आहिस्ता या मतलब लोगों को डरा धमका के रखना चाहिए एक टायरानी को या एक ओलिगार्ची की जो हुकूमत करने वाला है, कि लोगों को ये डराए रखे कि कभी ना कभी यानी कि आउटसाइड ऑफ कंट्री से हमला हो सकता है। लिहाजा लोगों को डरा धमका के रखना कि मतलब आप रेवोल्यूशन की बजाय बाहर से आने वाले हमले से बचें ताकि अपने मुल्क की हिफाजत की जा सके। इसके बाद है कीप पीपल बिज़ी, मतलब लोगों को मसरूफ़ रखना चाहिए, कि मतलब अगर लोगों को मसरूफ़ रखा जाएगा तो वो इस चीज़ के बारे में सोच ही नहीं सकेंगे कि वो रेवोल्यूशन लेकर आना चाहते हैं। इसके बाद है एक्सटेंड एंथुजियाज्म इन रिलीजन, के मज़हब के अंदर किसी भी किस्म की जो जोश और
तवानाई है उसको ख़त्म किया जाए और रिलीजन जो है उसको स्टेट का पार्ट बनाया जाए, ना कि स्टेट के ऊपर जो है वो उसको यानी कि किया जाए। इसके बाद है जो भी पुनिश करे उसको गिल्टी करना, यानी कि जो भी गिल्टी हो उसको पुनिश करना चाहिए, जो भी जुर्म करे उसको उसकी सज़ा देनी चाहिए। इसके बाद है कि मतलब मटेरियल वेल बीइंग जो है उसमें यानी कि वो सिटीज़न को देनी चाहिए। मिसाल के तौर पर कि अगर लोगों के ऊपर किसी भी किस्म की पाबंदी आयद की हुई है कि वो मतलब आज नई इंटरनेट के दौर के अंदर इंटरनेट को इस्तेमाल नहीं कर सकते या नई लग्जरीज़ वगैरह को यूज़ नहीं कर सकते, तो इस चीज़ को हटाना चाहिए और उनको मटेरियल चीज़ों जो हैं उनको इस्तेमाल करने की इजाज़त देनी चाहिए। इसके अलावा किसी भी किस्म की जो इंटेलेक्चुअल लाइफ है उसको एलिमिनेट करना चाहिए। मिसाल के तौर पर लिटरेचर या आर्ट्स वगैरह जो हैं इनके ऊपर कंट्रोल रखना चाहिए और ताकि जो ये चीज़ें जो है लोगों को रेवोल्यूशन पे ना उकसाएं। इसके अलावा है कि जो अच्छा करे उसकी रिस्पेक्ट भी करनी चाहिए ताकि मतलब जो अच्छाई है वो प्रिवेल भी करती रहे। तो ये तमाम चीज़ें जो है अरिस्टोटल ने रिकमेंड की कि अगर रेवोल्यूशन से बचना चाहते हैं तो इन चीज़ों के ऊपर अमल दरामद किया जाए।